भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदामंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं। On the question of the comments made by the Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister, there I would like to refer to Tango. The relevant word T, the relevant T word there is terrorism and not Tango. उनका रुझान है कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर का मामला है तो उसको हम आपस में पूछ डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए। सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। उस सारी स्टेटमेंट की जो वलीद इकबाल साहब ने अभी कही, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि तरतीब कोई भी हो सकती है, सिफारती मामलात में तरतीब कोई भी नहीं होती है, तरतीब का एक तरीकाकार होता है और वो उस तरतीब से चलती है। सबसे पहले जाकर तजारत नहीं हो जाती, आपको पहले हालात नॉर्मलाइज करने पड़ते हैं। कि ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स हैं एज ए सफारत कारी के तौर पर या वजारत खारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों के क्या ये मफाद में है? सर, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर में कई बार रह चुके इसहाक़ डार, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके और इस समय भी वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल है। उन्होंने एक बार फिर से भारत से रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बड़ा प्रेशर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिरकार भारत का सामान सऊदी के थ्रू, यूएई के थ्रू और सिंगापुर से, थाईलैंड से, तो कहां से भारत का सामान हमारे देश में आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट भारत से नहीं आ रहा। और अगर डायरेक्ट भारत से आएगा तो लगभग 40 से 45% जो रुपीज है वो कम हो जाएगा। यानी अगर भारत का सामान सऊदी के थ्रू, यूएई के थ्रू हमारे देश में 100 करोड़ का आ रहा है, लेकिन अगर भारत हमें डायरेक्ट भेजेगा तो वो 50 से 60 करोड़ में ही काम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भारत को ऑफर दिया कि आए, भारत के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं, भारत हमारे साथ टेबल पे बैठे, हमसे बातचीत करे, और अगर भारत ऐसा करता है तो सिर्फ हमें ही फायदा नहीं होगा, भारत को ही फायदा होगा। तो भाई, आप भारत के फायदे की बात करना छोड़ दो। भारत अपना फायदा बिना पाकिस्तान के भी निकालने में समर्थ है और भारत ने ये करके दिखा दिया। तो भारत के फायदे की दिक्कत मत लो भाई आप, इसहाक़ डार साहब, ठीक है? आप अपने फायदे के बारे में सोचो, जिहाद के बारे में। फिलहाल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तानी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान बिलख रहा है, हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की गुहार लगा रहा है, टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं भारत के साथ, लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये, और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस, ये चैलेंजिंग। तो सर, भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। और लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोसेस तो आपको शुरू करना पड़ेगा। दोनों तरफ से अदम एतमादी है, और माजी के अंदर इस तरह की फिजा बनी, उससे आपको ये जिस तरह वो कारगिल का हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोबारा। लेकिन वो बार बार उनका जो उनकी तरफ जो चैलेंज आ रहा है वो ये नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि वो डील करना चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, वो आर्मी के साथ डील नहीं करना चाहते। लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मिजाज क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और ताकत का पीछे कंट्रोल किसी और के पास है, स्टीयरिंग व्हील पे कोई और है। उनको भी इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को समझ आ चुकी है शायद। हाँ, क्योंकि 75 साल से यही हो रहा है। देखिए, मार्शल लॉ पे मार्शल लॉ,
अब वो मार्शल लॉ तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ही उनके पास है। मुझे पता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे हम लोगों को? किसको एम्पावर करना है? इस यूथ को एम्पावर करें जिनके लिए स्लो इंटरनेट है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था ये कैसी शार्क है, ये कैसी मछलियां हैं अरेबियन सी के अंदर या इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो केबल्स आती हैं इंटरनेट लेके उन्हीं केबल्स को खा जाती हैं। ये मछलियों को पाकिस्तान की तरक्की से क्या प्रॉब्लम है? अब बात तो सही है उनकी कि ये हमारा इंटरनेट ही क्यों स्लो होता है, ये कहां से स्लो होता है? पाकिस्तान ने अगर वाकई तरक्की करनी है और जिस स्पीड से हमारी आबादी 2.5% की रेशो से बढ़ रही है या 2.6%, खित्ते में सबसे ज्यादा है। ये इतने बच्चे कहां पैदा नहीं होते भाई, एक्सपोर्ट करनी है। हम देखें सीधी सी बात है, इस मुल्क के अंदर जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर का मामला है तो उसको हम पसे पुश डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में भी आनी चाहिए ताकि हम महसूस हों, गाने शाने सुने और बाकी भी काम जो होते हैं वो करें। लेकिन ये है कि 2017 में मैं उस वक्त भारत ही में था, तो मोदी साहब को एक इन्विटेशन आई, अपने नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे और कोई मोदी साहब भी बीच में, क्योंकि 2017 में भी हमारे ताल्लुकात मतलब उसमें कुछ जान नहीं थी। 2016 में जो कुछ भी हुआ, पहले पठानकोट हुआ, फिर हमने उसको पकड़ लिया, अभिनंदन को वाक़या उसका हुआ, उसके बाद फिर बुरहान वानी की शहादत हो गई, फिर उड़ी अटैक हो गया, फिर उसके बाद सार्क समिट कैंसिल हो गई जो नवंबर के महीने में होनी थी। तो काफ़ी टेंशन थी 2016 में। तो इनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की किस तरीके से आइस को ब्रेक किया जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी साहब ने सज्जन जिंदाल को पाकिस्तान भिजवाया। सही। अच्छा, वो मेरे पास आ गए, उनके पासपोर्ट्स, उनके सेक्रेटरी वगैरह लेकर हाई कमीशन आ गए कि जी वीज़े दीजिए। तो मुझे फ़ॉरेन ऑफिस से आया कि जी इनको आप सिर्फ लाहौर और जाना इस्लामाबाद था, इन्होंने नहीं लाहौर जाना था, लेकिन उन्होंने कहा इस्लामाबाद और लाहौर दोनों के इनको वीज़े दे दीजिए।